दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक कमाल की कोरियन हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है किलर टून। ये मूवी कुछ ऐसे लोगों के बारे में है जिनकी जान खतरे में आ जाती है जब एक कॉमिक बुक उन लोगों की मौतों को प्रिडिक्ट करने लगती है। इस मूवी को 2013 में रिलीज किया गया था और IMDb ने इसे 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। अब वो लोग उस कॉमिक बुक से कैसे बचेंगे ये तो हमें मूवी में ही पता चलेगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम किलर टून मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हमें कांग नाम की एक राइटर के बारे में पता चलता है जो हॉरर कॉमिक बुक लिखती है। कांग की कहानियां बहुत ज्यादा डरावनी होती है और कांग की पब्लिशर का नाम है सू। कांग कॉमिक बुक बनाकर सू को भेजती है, पर सू के होश उड़ जाते हैं क्योंकि कॉमिक बुक के अंदर उसी की कहानी लिखी हुई थी। सू उस कॉमिक बुक को डरते हुए आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि सू बचपन में बहुत ज्यादा सुंदर थी और सारे के सारे लड़के उसके पीछे भागते रहते थे। पर एक दिन सू की माँ स्कूल में आई जिसका चेहरा आधा जला हुआ था। सारे लोग सू की माँ की बेइज्जती करने लगे थे और सू अपनी माँ से नफरत करने लगी थी क्योंकि उसके लिए उसकी रेपुटेशन खराब नहीं होनी चाहिए थी। सू के लिए अपनी इज्जत ही सब कुछ थी और इसलिए उसने एक कागज पर अपनी माँ के लिए बहुत कड़वे शब्द लिखे। सू ने लिखा कि काश उसकी माँ मर जाए, और जब ये बात सू की माँ को पता चली तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जिस लड़की को उसने पाल पोस कर बड़ा किया वही अब उससे छुटकारा पाना चाहती है। इस सब के बाद सू की माँ का दिल टूट गया था और उसने अपनी बेटी के सामने ही खुदकुशी कर ली थी। सू अपनी माँ को मरने से नहीं रोकती और वो मारी जाती है, जिसके बाद सू अपनी पूरी जिंदगी इस बात को अपने दिल में दबाकर घूमती रही। पर आज इतने सालों बाद कॉमिक बुक में ये कहानी पढ़कर सू बुरी तरीके से डर जाती है। सू कांग को फोन करती है पर कांग फोन नहीं उठाती और इसलिए सू कांग को एक वॉइस मैसेज छोड़ देती है। अचानक ही सू के साथ पैरानॉर्मल चीजें होने लगती है और सू को यकीन ही नहीं होता कि उसके साथ ये सब सच में हो रहा है। सू बचने की पूरी कोशिश करती है पर एंड में कोई अनजान शक्ति सू को बुरी तरीके से मार डालती है और कॉमिक बुक के अंदर भी सू मारी जाती है। अगले दिन डिटेक्टिव ली और उसके पार्टनर किम को सू की मौत का पता चलता है और सू की लाश बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में थी, पर पुलिस को मर्डर का कोई भी सबूत नहीं मिलता, जिससे सब लोगों को ये लगता है कि ये एक खुदकुशी का केस है। इन्वेस्टिगेशन करते हुए डिटेक्टिव ली को वो कॉमिक बुक मिलती है जिसमें जो लड़की मरी हुई थी वो बिल्कुल सू की तरह दिख रही थी, और ऑब्वियस सी बात है अब ये केस डिटेक्टिव ली को खुदकुशी का नहीं लगता। सीन जाता है कांग पे, जो रात के टाइम गाड़ी में जा रही थी कि एक छोटी लड़की उसे रोक लेती है। वो लड़की लगभग 10 साल की दिख रही थी जिसका रात में इस तरह घूमना सेफ नहीं था और इसलिए कांग उसे गाड़ी में बिठा लेती है। थोड़ी देर में वो लड़की बोलती है कि वो 10 साल की उम्र में इसी रोड पर कुचलकर मारी गई थी। ये सुनते ही कांग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो लड़की गायब हो जाती है। कांग तुरंत ही गाड़ी से बाहर निकलती है और उसे काफी देर तक वो आत्मा परेशान करती रहती है। कांग उस रात गाड़ी में ही सो जाती है, पर वो अगली सुबह भी उस लड़की को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाती। अब दिखाते हैं डिटेक्टिव ली को, जिसे डॉक्टर से पता चलता है कि सू की लाश पर जितने भी घाव हैं वो उसने खुद ही मारे हैं। खैर डिटेक्टिव यहाँ पे सू की लाश को कॉमिक बुक से कंपेयर करता है और वो सोच भी नहीं सकता था कि कोई इंसान खुद को इतनी बुरी तरह क्यों मारेगा। डिटेक्टिव को यकीन था कि ये केस खुदकुशी का नहीं है, पर जब वो ये बात अपने बॉस को बताता है तो उसके बॉस को यकीन नहीं होता। दूसरी तरफ कांग घर पहुंच के अपनी कॉमिक बुक्स पे काम करने के लिए बैठती है, पर वो देखती है कि जिस कहानी पे अभी वो काम कर रही है उस कहानी के अंदर वही छोटी लड़की है जिसे कल रात को कांग ने देखा था। अब किसी वजह से जब कांग ये बात नोटिस करती है तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज्ड नहीं होती, जैसे कि कहीं ना कहीं कांग को पता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। उस रात को डिटेक्टिव ली कांग की एक पुरानी कहानी पढ़ता है जिसमें एक जली हुई लाश एक ऑटोप्सी करने वाले आदमी को मार डालती है, और ये कहानी आप लोग याद रखना क्योंकि ये बाद में काम आएगी।
इसके बाद कांग को दिखाते हैं जो अपने साथ हो रही चीजों से परेशान होकर सो जाती है, पर सपनों की दुनिया में भी कांग को आराम नहीं मिलता क्योंकि उसे सू की आत्मा डरा देती है। कांग जब सोकर उठती है तो वो और ज्यादा थक चुकी थी और उसे अब इन सारी चीजों से छुटकारा चाहिए था। थोड़ी देर बाद कांग से मिलने डिटेक्टिव ली और किम आते हैं, जिसके बाद कांग को सू की मौत के बारे में पता चलता है। कांग को ये भी पता चलता है कि सू की मौत बिल्कुल उसकी लिखी कॉमिक बुक जैसी हुई है, पर कांग इस बात पे यकीन नहीं कर पाती। आखिर जिस कॉमिक बुक को कांग ने मेहनत करके लिखा है वो लोगों को कैसे मार सकती है। कांग को सू की फोटोज देखकर बहुत ज्यादा दुख होता है और जब डिटेक्टिव्स पूछते हैं कि कांग उस रात कहां पर थी, तो कांग किसी वजह से झूठ बोल देती है कि वो घर पे काम कर रही थी, जबकि असल में वो बाहर गाड़ी चला रही थी। डिटेक्टिव्स के जाने के बाद कांग सू का भेजा हुआ वॉइस मैसेज सुनती है, जिसमें सू ने बोला था कि आखिर कांग को सू की माँ के बारे में कैसे पता चला। ये सेम मैसेज दूसरी तरफ डिटेक्टिव भी सुन लेता है, पर अब कांग डर जाती है क्योंकि उसे सच में सू की माँ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कांग को समझ आ गया था कि उसकी लिखी हुई कहानियां सच हो रही हैं, पर क्यों ये हमें आगे पता चलेगा, क्योंकि कांग के चेहरे पे जो डर हमें अभी दिख रहा है उसके पीछे एक बड़ा राज छुपा हुआ है। सीन जाता है एक आदमी पे जो एक फ्यूनरल होम को चलाता है और आज उसके पास आई है एक आदमी की लाश जो बिजली के झटके से जलने के बाद मर गया था। दोस्तों ये सीन बिल्कुल कांग की कहानी जैसा है, मतलब ये सब कुछ कहीं ना कहीं कांग से रिलेटेड है। वो आदमी उस लाश के अकड़े हुए शरीर को हिलाने की कोशिश करता है, पर लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और वो लाश 180 डिग्री पे घूम जाती है। कोई भी इंसान ये देखने के बाद डर के भाग जाएगा, पर वो आदमी वहां खड़ा होकर सब कुछ देखता रहता है और तभी एक टैबलेट में कांग की कॉमिक बुक खुल जाती है। ऑब्वियसली उस कॉमिक के अंदर उस आदमी की कहानी लिखी हुई थी, जिसे वो बड़े शौक से पढ़ने लगता है। हमें पता चलता है कि उस आदमी की एक बीवी थी जो 10 साल से बीमार चल रही थी और एक दिन वो फाइनली मारी गई। वो आदमी अपनी बीवी के मरने से बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि वो उसका ख्याल रखते रखते थक गया था, पर बात इतनी सी नहीं थी क्योंकि उस आदमी को फ्यूनरल से पहले पता चला था कि उसकी बीवी अभी भी जिंदा है। वो आदमी अब किसी भी हालत में अपनी बीवी का ख्याल नहीं रखना चाहता था और इसलिए वो अपनी बीवी को जिंदा होने ही नहीं देता, क्योंकि वो अपने हाथों से ही अपनी बीवी का कत्ल कर देता है। कॉमिक बुक पढ़ के उस आदमी का शरीर कांप उठता है क्योंकि उसे अपना किया हुआ घिनौना काम याद आ जाता है। दोस्तों दूसरी तरफ डिटेक्टिव ली, किम और कांग तीनों ही लोग न्यूज सुनते हैं और उन्हें पता चलता है कि एक आदमी बिजली के झटके की वजह से मारा गया है। वो तीनों ही समझ जाते हैं कि ये सब कुछ बिल्कुल कांग की कहानी जैसा है और इसलिए वो तीनों फ्यूनरल हाउस के मालिक को बचाने के लिए भागते हैं। फ्यूनरल हाउस के मालिक को अब वो लाश और ज्यादा डराने लगती है। गेट अपने आप बंद हो जाता है और सारे के सारे मॉर्ग कैबिन के अंदर से खून निकलने लगता है। उस आदमी का शरीर डर के मारे थरथराने लगता है और वो समझ जाता है कि आज उसे अपने पापों की सजा मिलने वाली है। एंड में उस आदमी को उसकी बीवी की आत्मा एक मॉर्ग कैबिन के अंदर कैद कर लेती है और सारा का सारा खून वापस चले जाता है जैसे वहां पे कुछ हुआ ही ना हो। उस आदमी की बीवी अब उसको कपड़े में लपेट लेती है और उसे जोर से दबाकर उसका दम घोटने लगती है। वो आदमी मरने लगता है, पर उस आदमी के साथ बिल्कुल यही होना चाहिए क्योंकि उसने भी जो अपनी बीवी के साथ किया वो माफी के लायक नहीं था। अब तभी डिटेक्टिव से पहले कांग उस आदमी के पास पहुंच जाती है और वो उसे बचाने की कोशिश करती है, पर उस आदमी की बीवी कांग के सामने ही अपने पति की जान ले लेती है और तभी वहां पे डिटेक्टिव्स भी पहुंच जाते हैं। कांग के सामने अभी अभी एक खौफनाक आत्मा ने एक आदमी को मार दिया था और इसलिए वो सदमे में आ गई थी। उसे लग रहा था कि ये सब उसकी गलती है और तभी डिटेक्टिव कांग को अरेस्ट कर लेता है क्योंकि कांग आखिर मर्डर साइट पर क्या कर रही है।
अब इस सब के बाद डिटेक्टिव ली कांग से सवाल जवाब करता है और कांग उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने किसी का भी कत्ल नहीं किया। खैर कांग की बातों का डिटेक्टिव यकीन नहीं करता क्योंकि उसे पता चल गया था कि कांग सू की मौत वाली रात को घर पे नहीं थी। और तो और जब डिटेक्टिव ने कांग की वो कहानी पढ़ी थी तो उसे यकीन हो गया था कि कांग सू की माँ के बारे में ऑलरेडी जानती थी। कांग समझ जाती है कि अब वो और ज्यादा भाग नहीं सकती और इसलिए कांग अब अपने बारे में एक कड़वा सच बताती है। कांग बताती है कि 1 साल पहले उसे कहानियां लिखने में दिक्कत हो रही थी कि एक दिन उसे एक ईमेल आया। उस ईमेल में बहुत बढ़िया कहानियां लिखी हुई थी और फेमस होने के चक्कर में कांग ने कहानियों को कॉपी कर लिया था और इसका मतलब कांग की कहानियां असल में उसकी कहानियां नहीं है। दोस्तों एक राइटर के लिए सबसे बड़ा जुर्म होता है कि वो किसी और की कहानी को कॉपी कर ले और अब ऑब्वियसली इसके बाद कांग का राइटिंग करियर खतरे में आ सकता है। ये बात डिटेक्टिव्स की टीम में फैल जाती है पर डिटेक्टिव किम कांग की एक कहानी से बहुत ज्यादा वियर्ड फील करता है और ये कहानी उस छोटी लड़की की आत्मा से रिलेटेड है जिसे कांग ने रोड पे देखा था। वो कहानी असल में डिटेक्टिव किम के पास्ट से रिलेटेड थी जिससे हमें पता चलता है कि किम ने काफी सालों पहले एक बच्ची को अपनी गाड़ी से कुचल दिया था पर उसके बाद क्या हुआ ये हमें अभी पता नहीं चलता। खैर इसके बाद डिटेक्टिव किम उस ईमेल के आईपी एड्रेस को ट्रैक करता है जो कांग को 1 साल पहले भेजा गया था, जिसके बाद किम पहुंचता है एक पुरानी बिल्डिंग पे। वहां के लोकल से किम को पता चलता है कि सालों पहले एक लड़की उस बिल्डिंग में रहती थी। उस लड़की ने एक दिन बिल्डिंग की दीवार पे एक ड्राइंग बनाई थी जिसके अंदर उसने एक बच्चे को मरता हुआ दर्शाया था पर ड्राइंग बनाने के बाद ही एक लड़का सच में मारा गया। लोगों को लगने लगा था कि वो लड़की एक चुड़ैल है, जिसके बाद उस लड़की ने बिल्डिंग में आग लगा दी थी और उस दिन के बाद से उस लड़की को किसी ने भी नहीं देखा। खैर लोकल्स की ये कहानी पे डिटेक्टिव ज्यादा विश्वास नहीं करता पर इन्वेस्टिगेशंस के बाद डिटेक्टिव को पता चलता है कि कांग सालों पहले उसी बिल्डिंग में रहती थी और इसका मतलब कांग ने अभी भी पूरा सच नहीं बताया है। अब ऑब्वियसली इस सब के बाद डिटेक्टिव ली कांग को फिर से सवाल जवाब करने के लिए बुलाता है और अब बेचारी कांग को मजबूरन अपने बारे में और ज्यादा सच्चाई बतानी पड़ती है पर इसका मतलब ये नहीं कि कांग सारी की सारी सच्चाई अभी ही बता देगी। कांग बताती है कि 5 साल पहले वो एक राइटर बनने की कोशिश कर रही थी पर किसी को भी उसकी कहानियां अच्छी नहीं लगती थी और फिर एक दिन कांग को एक लड़की मिली जो उसके घर की दीवार पे लगातार ड्राइंग बना रही थी। उस लड़की का नाम था ह्यून और लोग उस लड़की को चुड़ैल बोलते थे क्योंकि वो डरावनी ड्राइंग्स कभी भी बनाने लगती थी। कांग ने ह्यून की मदद करी थी और वो दोनों धीरे धीरे बहुत ज्यादा क्लोज आ गए थे। कांग बताती है कि जब एक लड़का ह्यून के ड्राइंग बनाने के बाद मारा गया था तो सारे के सारे लोग ह्यून और कांग की जान के पीछे पड़ गए थे और उन दोनों का जीना मुश्किल हो गया था। उस हादसे के कुछ दिन बाद कांग ने एक राइटिंग कंपटीशन जीत लिया था और उसी दिन बिल्डिंग में आग लग गई थी। कांग बताती है कि उस दिन ह्यून के साथ क्या हुआ था ये उसे नहीं पता पर उस दिन के बाद कांग ने ह्यून को कभी भी नहीं देखा और ह्यून अचानक जैसे गायब ही हो गई। ये कहानी बताते बताते अब कांग और डिटेक्टिव ली उसी बिल्डिंग में पहुंच गए थे और वो बिल्डिंग पूरी तरीके से अंधेरे में डूबी हुई थी। उस बिल्डिंग के अंदर डिटेक्टिव को वो कंप्यूटर मिल जाता है जिससे ईमेल भेजा गया था और यहाँ पे डिटेक्टिव ये साबित कर देता है कि लोगों का मर्डर ह्यून कर रही है क्योंकि जितने भी मर्डर्स हो रहे हैं वो सारे के सारे कहानियों से रिलेटेड है और वो कहानियां ह्यून ने कांग को भेजी थी। ये सब जानने के बाद भी कांग खुश नहीं थी और उसके चेहरे पे एक अनजान टेंशन थी जैसे कि कांग अभी भी कुछ छुपा रही हो। थोड़ी देर बाद कांग को ह्यून का एक मैसेज आता है जो उसे बिल्डिंग पे मिलने बुलाती है। कांग वो मैसेज देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज थी पर इसके बाद डिटेक्टिव की गाड़ी वो चुरा लेती है और वहां से भाग जाती है जिससे डिटेक्टिव को कांग पे अब फिर से शक होने लगता है। कांग अब डरते डरते बिल्डिंग तक पहुंचती है पर रास्ते में उसे एक भयानक विजन आता है। वो बिल्डिंग में पहुंचकर ह्यून को हवा में ही बुलाने लगती है जैसे कि ह्यून कोई आत्मा हो पर तभी कांग को कोई पकड़ लेता है।
सीन डिटेक्टिव ली पे जाता है जो किम को अपनी मदद करने के लिए बुलाता है, पर किम बोलता है कि वो अपनी बीवी के साथ हॉस्पिटल में है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। डिटेक्टिव ली को पता चल जाता है कि किम झूठ बोल रहा है, क्योंकि डिटेक्टिव ली ने किम के फोन की लोकेशन को ट्रैक कर रखा था और अगर उसका पार्टनर झूठ बोल रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ली अब उस गड़बड़ का पता लगाने निकल जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किम ने ही बिल्डिंग में से कांग को किडनैप किया था। किम कांग को अब एक सुनसान जगह पर ले जाता है और उसे बांध देता है और कांग को कुछ भी समझ नहीं आता। कांग डरते घबराते हुए पूछती है कि आखिर उसे ऐसे क्यों बांधा गया है और किम बताता है कि 6 साल पहले उसने मीजिन नाम की एक छोटी लड़की को अपनी गाड़ी से कुचल दिया था। कुचलने के बाद भी मीजिन जिंदा थी और गाड़ी के नीचे तड़प रही थी, पर पुलिस से बचने के लिए किम ने उस बच्ची को मरता हुआ ही छोड़ दिया। किम बताता है कि उस हादसे को 6 साल बाद भी वो नहीं भुला पाया था कि कांग ने अब अचानक ही उसके बारे में एक कॉमिक बुक बना डाली। किम अब बोलता है कि वो लकी है क्योंकि कांग ने अभी तक वो वाली कहानी पब्लिश नहीं करी है और अब वो कहानी पब्लिश कभी कर भी नहीं पाएगी, क्योंकि किम आज उसे यहाँ पे मारकर सारे के सारे सबूत मिटा देगा। कांग समझ जाती है कि किम उसे मारकर अपने घिनौने अतीत पे पर्दा डालना चाहता है और कांग कांपने लगती है। पर दोस्तों, ये बात सोचने वाली है कि कांग की कहानियां सिर्फ बुरे लोगों को उनके बुरे कामों की सजा दे रही है और यहाँ पे ये बात अब कांग भी नोटिस करने लगती है। कांग अब मदद के लिए चिल्लाने लगती है, पर उसकी आवाज सुनने वाला वहां पे कोई भी नहीं था। एक कुल्हाड़ी से किम अब कांग का सर काटने ही वाला था कि तभी सारी लाइट्स चली जाती है। किम डरने लगता है और अचानक ही उसके सामने आ जाती है मीजिन की आत्मा। मीजिन किम को अब पकड़ लेती है और दूसरी तरफ से ली किम को ढूंढता हुआ वहां पे आ जाता है। डिटेक्टिव ली देखता है कि किम ने अपने सर पर ही गन को तान रखा है, पर किम बोलता है कि ये वो नहीं कर रहा, ये सब कुछ मीजिन की आत्मा उससे करवा रही है। डिटेक्टिव ली अब डिटेक्टिव किम को गन नीचे करने के लिए बोलता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, पर एंड में गोली चल जाती है और किम मारा जाता है। पर दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों को किम को मरता हुआ नहीं दिखाते और किम की मौत के बाद डिटेक्टिव ली बहुत ज्यादा गिल्टी फील करने लगता है, पर क्यों ये हमें मूवी के एंड में पता चलेगा। इस हादसे के अगले दिन कांग को पुलिस की कस्टडी में रखा जाता है जब तक ह्यून पुलिस को नहीं मिल जाती और कांग को भी कोई आइडिया नहीं था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ह्यून अभी कहाँ पे होगी और पता भी उसे कैसे होगा। आखिर अभी तक उसने सारी सच्चाई पुलिस को नहीं बताई है। अगले दिन डिटेक्टिव ली जब कांग की कहानियों पे रिसर्च करता है तो उसे मिंजी नाम की लड़की का पता चलता है और ली को याद आता है कि किम ने मरने से पहले मिंजी का ही नाम लिया था। डिटेक्टिव अब कांग की सारी कहानियों के बारे में रिसर्च करता है और उसे क्रिमिनल रिकॉर्ड देखने से पता चलता है कि कांग ने आज तक जितनी भी कहानियां लिखी हैं वो सारी कहानियां असली दुनिया में लोगों को एक एक करके मार चुकी है। ये सब पता चलने के बाद डिटेक्टिव ली को अब यकीन हो जाता है कि जितनी भी मौतें हो रही है उनके पीछे कोई इंसान नहीं है। सीन जाता है कांग पे जिसकी रूह कांप जाती है क्योंकि आज उसे एक नया ईमेल आता है। कांग डरते हुए उस ईमेल को खोलती है और इस बार जो कहानी ह्यून ने ईमेल के अंदर भेजी थी उसमें लिखी हुई थी कांग और ह्यून की सच्चाई। दोस्तों, अब हमें पता चलता है कि ह्यून को आत्माएं आकर कहानियां सुनाती थी और ये बात ह्यून ने कांग को भी बताई थी। ह्यून ने बताया था कि उसकी माँ हमेशा बीमार रहती थी और उसका पापा हमेशा चिल्लाता रहता था और इतना ही नहीं, ह्यून का पापा असल में और कोई नहीं उसी फ्यूनरल होम का मालिक था। ह्यून हमेशा लाशों से घिरी रहती थी और फिर एक दिन उसे आत्माओं ने कहानी सुनाना स्टार्ट किया। ह्यून उन सारी कहानियों को कागज पे बना देती थी और एक दिन कांग ह्यून की सारी कहानियों को अपने साथ ले गई थी। कांग ने वो कहानियां जाके अपने नाम से पब्लिश कर दी थी और यहाँ पे हम लोग समझ जाते हैं कि कांग इतनी ज्यादा फेमस ह्यून की वजह से ही हुई है। कांग के मन में अब पैसों का लालच आ गया था और प्रेजेंट में अब कांग अपने घर से डर के भाग जाती है क्योंकि अब वो अपने अतीत का खुलकर सामना करना चाहती थी।
थोड़ी देर बाद डिटेक्टिव ली कांग के घर आता है और अब वो कांग की आगे की कहानी को पढ़ता है क्योंकि कांग तो घर से भाग चुकी थी। हमें कहानी में आगे पता चलता है कि ह्यून को एक दिन पता चल गया था कि कांग ने उसकी कहानियां पब्लिश कर दी है और इसलिए ह्यून ने घर के अंदर आग लगा दी थी। ह्यून ने कांग को बताया था कि वो सारी कहानियां बहुत ज्यादा खतरनाक है, पर कांग पर पूरी तरीके से लालच आ गया था फेमस होने का। कांग ने आग में कूदकर कहानियों को जलने से बचा लिया था और उस टाइम पर कांग पूरी तरीके से पागल हो गई थी। ह्यून ने एंड में कांग को रोकने की कोशिश बहुत ज्यादा करी थी, पर कांग ने गुस्से में आकर ह्यून का ही गला दबा दिया था और ह्यून मारी गई थी। जी हाँ दोस्तों, कांग भी बिल्कुल बाकी लोगों की तरह एक पापी है जिसने अपनी खुशी के लिए अपनी दोस्त को मार दिया था। अब प्रेजेंट में कांग अपने अतीत का सामना करने के लिए वापस उसी बिल्डिंग में पहुंच गई थी, पर डिटेक्टिव उसके पीछे ही आ रहा था। कांग अब याद करती है कि कितने सारे लोगों को उसने अपनी कहानियों से मार दिया है और हमें पता चलता है कि ह्यून के मरने के बाद आत्माएं कांग को कहानियां सुनाने लगी थी और इसलिए ही कांग फेमस हो पाई। एक एक करके कांग को समझ आता है कि वो कितनी ज्यादा इविल इंसान है, पर कांग को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता क्योंकि अब कांग को यहाँ पे ये अच्छे से समझ आ जाता है कि जो आत्माएं हैं वो इस दुनिया से बुराई को खत्म करना चाहती है और इसलिए जो भी आत्माएं कांग को कहानियां सुनाती हैं वो कहानियां जब कांग इस दुनिया में लिखती है तो वो सच में बदल जाती है और उन पापी लोगों को उनकी सजा मिलती है जो वो डिजर्व करते हैं। और अब कांग को ऐसा लगता है कि वो एक अच्छा काम कर रही है ये कहानियां लिखकर। कांग को कहीं ना कहीं अंदर दिल में दुख होता है कि उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को मार डाला, पर अब कांग अंदर से और ज्यादा कहानियां लिखना चाहती थी। अब थोड़ी देर बाद डिटेक्टिव ली कांग तक पहुंच जाता है, पर कांग डिटेक्टिव ली पे जानलेवा हमला कर देती है। हम लोग समझ जाते हैं कि कांग अब डिटेक्टिव ली को मारकर अपनी जिंदगी में और ज्यादा आगे बढ़ना चाहती है ताकि वो और ज्यादा बुरे लोगों को सबक सिखा सके। डिटेक्टिव ली अब कांग से लड़ने लगता है और उसे लड़ाई के बीच में ये भी समझ आ जाता है कि कांग अब और ज्यादा लोगों को मारने का प्लान कर रही है, पर कांग अब आत्माओं को अपनी मदद करने के लिए उस लड़ाई में बुला लेती है और फिर आत्माएं डिटेक्टिव को एक कहानी सुनाती है। उस कहानी में हमें पता चलता है कि डिटेक्टिव ने किम को उस रात मरने से बचा लिया था, जिसके बाद डिटेक्टिव ली किम पर गुस्सा करने लगा था कि आखिर वो इस पागलपंती में कैसे फंस गया और फिर गलती से डिटेक्टिव ली ने किम को गोली मार दी थी और ये सब कुछ बस एक बड़ी मिस्टेक थी। पर उस हादसे के बाद खुद को बचाने के लिए डिटेक्टिव ली ने झूठ बोल दिया था कि किम ने खुदकुशी करी है और इसका मतलब वो भी एक पापी है और आत्माएं अब उसे भी नहीं छोड़ेंगी। प्रेजेंट में अब डिटेक्टिव ली डरने लगता है और कांग वहां से जाने लगती है। डिटेक्टिव ली कांग को गोली मारने की कोशिश करता है, पर तभी वहां पे आ जाती है डिटेक्टिव किम की आत्मा जो ली का हाथ पकड़ लेती है। अब सारी की सारी आत्माएं एंड में डिटेक्टिव ली को खुदकुशी करवा देती है और कांग वहां से चले जाती है और इसका मतलब अब आत्माएं हमेशा कांग को कहानियां सुनाती रहेंगी और कांग की वजह से अब सारे के सारे बुरे लोगों को सजा मिलेगी, जिससे हमें ये समझ आता है कि बुरा करने वाले के साथ हमेशा बुरा ही होता है और इसी सीख के साथ मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन किलर टून मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो आप लोगों को मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक, इंस्टा का लिंक, स्नैपचैट का लिंक और बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हमें हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।